मैडम डॉक्टर फरदौस आशिकवान वज़ीर इत्तलात, उनको मैं वेलकम करता हूँ पंजाब फूड अथॉरिटी में। आज इनका यहाँ पे विज़िट का बेसिक मकसद ये है कि इनको हम पंजाब फूड अथॉरिटी की वर्किंग के हवाले से ब्रीफ़ कर सकें। और मैं ज़रा थोड़ी सी छोटी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। पंजाब फूड अथॉरिटी ने इस सारे 2 साल के अरसे में अभी तक 11 लाख इंस्पेक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह की हैं। और इस वक्त सरदार उस्मान बुज़दार साहब के और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के विज़न के मुताबिक हम इस वक्त सूबे भर में जालसाज़ों और मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ शब व रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें दिन रात काम कर रही हैं। हमें कुछ जो इश्यूज़ थे रिलेटेड टू वर्क फोर्स के, ह्यूमन रिसोर्स के, वो उस्मान बुज़दार साहब ने, सीएम साहब ने, ही हैज़ बिन वेरी काइंड कि उन्होंने हमें मज़ीद भर्तियाँ करने की इजाज़त दी है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पंजाब फूड अथॉरिटी का दायरा कार मज़ीद सूबों में इंक्रीज़ किया जाएगा। इसी तरह हमने 3-4 जो नए स्टेप्स लिए हैं वो आपके सामने रख देते हैं, जिनमें से पहला स्टेप ये है कि हमने मोटरवे यूनिट का क़याम किया है, जिसमें अब जो M2 है उस पर एक रेगुलर चेकिंग होगी, क्योंकि वहाँ पे पैसेंजर्स की बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। उसके बाद हमने मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लैब जो है उनका इफ्तिताह किया है, और वो अब हर जगह पे शहरी जो है अपना दूध का सैंपल वो मुफ्त चेक करवा सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमने की है वो हमने मिल्क टेस्टिंग काउंटर्स जो है इस्टेब्लिश कर दिए हैं पूरे सूबा भर के पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिसेज़ में, ताकि सूबे के बाकी लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। मुस्तकबिल के हम प्लान्स में इंशाल्लाह जो चीज़ें ला रहे हैं उनमें एक तो हम मॉडल डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, रेटिंग सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसमें फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स की रेटिंग होगी, और उसके अलावा हमने रेडियो का क़याम जो है उसकी फ्रिक्वेंसी एलोकेशन का इंतज़ार, और इंशाल्लाह वो भी होगा। और ओवर टू मैडम, ताकि मैडम आपको एक्सप्लेन कर सकें। जी मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में अवामुन्नास के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है। अवाम की ज़ात के साथ, उनकी बुनियादी ज़रूरत के साथ जुड़ी जो सबसे अहम ज़रूरत है वो क्वालिटी ज़रूरियात अशिया हैं। सस्ती, अर्ज़ा और बेहतर क्वालिटी की खाने पीने की अशिया यकीनी बनाना हमारी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है, और इसी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जालसाज़ों और मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ जहाद का सूबा पंजाब में ऐलान किया। इस चैलेंज को, माफिया को जो हमने चैलेंज किया, उसको मलियामेट करने के लिए जो गठजोड़ था, नेटवर्क था, जो हमारे हर अदारे के अंदर बैठे ऐसे अफराद के सपोर्टर और बैक पे बैठे सहूलतकार थे, उनके लिए ये ज़ाहिर है एक बुरी खबर थी कि हुकूमत पंजाब ने वो डंडा उठा लिया, कानून का डंडा, जिसको ग्राम फरोशी आर्डिनेंस 2020 का नाम दिया गया, और उसकी जद में ज़हीरा अंदोज़ और मुनाफा खोर तो आए जो नाजायज़ मुनाफा खोर थे, लेकिन उसका सबसे पहला फोकस वो अफराद जो अवाम की जानों से खेल रहे हैं, चंद टकों की खातर मिलावट करके हमारे बच्चों का जिस्मानी और ज़हनी मजूरी में हिस्सेदार बन रहे हैं, और हमारी नस्ल को सेहतमंद तवाना बनाने की बजाय वो अशियाए ज़रूरत जो हैं वो उनके लिए
मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बन रही हैं। तो लिहाजा पंजाब फूड अथॉरिटी का आज का हमारा जो विज़िट है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हदायत पे चेयरमैन साहब, मैं और उनकी टीम जो है आज मीडिया की आंख से ये बताने के लिए यहाँ मौजूद है कि जो 24 घंटे काविशें और कोशिशें पंजाब फूड अथॉरिटी आपको मुज़र अशिया से महफूज बनाने के लिए इक़दाम उठा रही है, एक तो हम उनकी हौसला अफजाई करें और दूसरा उनके इस काम को किस तरह हम मीडिया के ज़रिए अवाम तक एक पब्लिक सर्विस मैसेज के ज़रिए पहुंचा सकते हैं कि वो इसमें कैसे हिस्सेदार बन सकते हैं, क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन है। एक तरफ हुकूमती इक़दामात हैं जिसका मकसद आपकी जानों को इस मिलावट माफिया से महफूज बनाना है, तो दूसरी तरफ आपका रिस्पांस है गवर्नमेंट को हक़ाइक़ पहुंचा के ऐसे अफराद की निशानदेही करके और फिर कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना आपकी और हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। मैं पंजाब फूड अथॉरिटी ने आपके ठेलों से लेके 5 स्टार होटल तक और गली महलों से लेके मोटरवेज तक जो चेकिंग का सिलसिला शुरू किया है और मिलावट माफिया की सरकोबी के लिए जो इक़दाम उठाए हैं, मैं उनकी इस काविश को खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। और जैसा कि चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि हमारा दूध वो एक अल्लाह की नेमत है जिससे हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग और हर शहरी और दुनिया भर में बसने वाला इंसान जो है उसके लिए अल्लाह की इससे बड़ी नेमत हो नहीं सकती। हमारे इन माफियाज ने उसके अंदर मिलावट करके जिस तरह उस रहमत को हमारे लिए ज़हमत बना दिया है, और वो एक दूध का गिलास जिसको हम अपने लिए एनर्जी समझते हैं, हम उससे वायरस, बैक्टीरिया और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैसे दे के ख़रीद रहे हैं। तो उस माफिया से निपटने के लिए जो मिल्क टेस्टिंग अमल का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत जो हमारी रूरल एरिया से दूध अर्बन एरियाज़ में बड़े शहरों में आता है, उनकी मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लैब्स की बिला नागा तैनातियाँ की गई हैं। अब तक 71,402 दूध बरादर गाड़ियाँ और 43,491 मिल्क शाक पर 34,35,918 लीटर दूध जो है उसको चेक किया गया है। और जैसे कि बता रहे थे आपको कि फूड स्क्वाड बनाए गए हैं कि बहुत सारी जगहों पे शायद जो है वो टोल फ्री नंबर के ज़रिए शिकायत पहुंचाने में टाइम लगे, शायद उन लोगों को इतना शऊर और आगाही ना हो, वो अपनी इस तकलीफ़ के अजाले के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की इस कैंपेन से मुस्तफ़ीद ना हो सकें। तो हमारे जो स्क्वाड हैं वो खुद उन जगहों पे पहुंचेंगे और वहाँ वो चेक करेंगे कि वहाँ हमारे ये भेड़िए जो हैं मुआशरे के ये कारोबार के नाम पे अवाम की जानों से खेलने वाले दरिंदे और भेड़िए ये किस तरह से अवाम को और ख़ुसूसी देहात के अंदर रहने वाले और शहरों के अंदर बसने वाले जो बच्चे हैं उनको खाने पीने की अट्रैक्टिव कोई स्लांटीज़ हैं, कोई चिप्स हैं, कोई केचप है, कोई उनके लिए टॉफ़ियाँ चॉकलेट के रूप में, गर्ल्स के हर वो चीज़ जिससे बच्चा अट्रैक्ट होता है
اس کے اندر ملاوٹ پائی گئی ہے، اور وہ ملاوٹ شدہ اشیاء جو ہیں ان کا نہ صرف ہم ان کو موقع پہ تلف کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، بلکہ ایکسپائرڈ جو پروڈکٹس ہیں، ایک عمل یہ ہے کہ جو بیچ نہیں سکتا وہ اس پہ ٹیگ کر کے اس کی ایکسپائری ڈیٹ کو بدل کے سستے داموں دیہات کے اندر وہ اشیاء بیچی جا رہی ہیں، جس کے لیے حکومت نے اب ان عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ اس کے تحت جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا پروگرام ہے ایکسیس آف فوڈ ریگولیشن، کیونکہ یہ پروگرام پورے پاکستان میں یکساں لاگو کیا جا رہا ہے، اور پنجاب جو ہے اس کو احساس پروگرام کے تحت منسلک کر کے اس کا بینیفیشری بن کے باقی صوبوں کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ جو ہمارا پاسچرائزیشن لا ہے، چونکہ دودھ کو محفوظ بنانے کے لیے اور اس کے بعد آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے جو رولز تو موجود ہیں، لیکن جو سزاؤں کے ساتھ جڑا عمل ہے اس کے اندر گیپ ہے، جس کو فلفل کرنے کے لیے، اوور کم کرنے کے لیے حکومت پنجاب جو ہے وہ قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پچھلے 2 سالوں میں جو کام کیا ہے اور جو کارکردگی انہوں نے دکھائی ہے، اس میں ان کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ایک چیلنج نیا سیٹ کیا ہے، چیئرمین صاحب کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ یہ خود چونکہ عوامی نمائندہ ہیں اور دوسری طرف ہماری انتظامیہ ہے، تو ان دونوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے جس چیلنج کو اوور کم کرنا ہے کہ یہاں ہمارے پانی کا ہر دوسرا بندہ جو پانی کی بوتل پکڑ کے وہ منرل واٹر سمجھ کے پی رہا ہے، وہ منرل واٹر نہیں، منرل واٹر کے وہ کرائٹیریا کو میٹ ہی نہیں کرتا۔ جو کولڈ ڈرنکس ہیں اور جوس ہیں وہ اس سٹینڈرڈز اور ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے، اور جہاں جہاں انٹرنیشنل ایس او پیز اور برانڈز ہیں وہ اس کے ایک سیٹ پروسیجرز ہیں، اس کو وہ مانیٹر کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں، اور اپنی کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے انٹرنیشنل ان کا اپنا ایک مانیٹرنگ اور اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہماری لوکل پروڈکٹس ہیں ان پروڈکٹس کے اندر یہ ملاوٹ اور جس طرح سے انگریڈینٹس جو باہر دکھائے گئے ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لیبارٹریز ہی اس عمل کو یقینی بنا سکتی ہیں، اور ضلعی سطح پہ ہم ان فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹریز کا ایک دائرہ کار وسیع کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں ان کو اس میں بڑا اہم اور کلیدی کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ تحصیل اور ضلع کی سطح پہ جو انتظامیہ ہے اس نے دیکھنا ہے کہ ان کے شہروں میں عوام کی جانوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ ذمہ داران جو ہیں وہ کسی صورت بھی قانون کے شکنجے سے نہ بچ پائیں۔ آخر میں چونکہ ایک ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنے بڑے فرینچائز ہیں، جتنے بڑے فوڈ فرینچائز ہیں، انٹرنیشنل برانڈز ہیں جو پاکستان میں آئے ہیں، وہ کس طرح اسٹیٹ آف آرٹ 100% ہمیں کوالٹی فوڈ دے رہے ہیں، کیا اس پروسیس کو آپ لوگ جتنے جاتے ہو، جو باہر جن کو اتفاق ہوتا ہے اور جو پاکستان میں وہ نہیں چین سے کھانا کھاتے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ ان ریستوران میں جاتے ہیں، تو بدقسمتی سے یہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ وہ بھی سب سٹینڈرڈ ہیں، اور وہاں پہ بھی جو ہماری ہیلتھ ہائیجین ہے، جو ہمارے کوالٹی فوڈ کے ایس او پیز ہیں ان کو بھی فالو نہیں کیا جا رہا،
उसके लिए भी चेयरमैन साहब और पंजाब फूड अथॉरिटी ऐसे पॉइंट्स को रैंडम चेकिंग की तरफ जा रही है और ये इंश्योर हम करने जा रहे हैं कि बड़ा नाम जितना मर्जी बड़ा हो, कानून के ताबे सबको आना है। और बड़ा जब कानून के ताबे आएगा तो नीचे ठेले वाले और छोटे दुकानदार जो हैं उनको हाथ डालना ज़्यादा आसान होता है। आप सबका यहाँ आना, पंजाब फूड अथॉरिटी की काविशों को तक़वियत देना और मीडिया के ज़रिए, मीडिया की पार्टनरशिप से हम आवाम को ये आगाही देने का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। और आपकी तजावीज़ के लिए भी हम मुतमन्नी हैं, क्योंकि ये ऐसा जहाद है जो मीडिया के तावन के बगैर इस जहाद में हम कामयाब नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब, आपने दौरा किया पंजाब फूड अथॉरिटी का, इसका क़याम शहबाज शरीफ ने किया था, क्या ये मनसूबा शफाफ है? दूसरा ये बता दें कि इस वक्त जो अंडों की कीमत है वो आसमानों को छू रही है, जो कि हर घर की ज़रूरत है। क्या उसके ऊपर कोई नोटिस, कोई हुकूमत इसके ऊपर एक्शन लेगी? और ये भी बता दें कि जो फूड अथॉरिटी कायम की गई थी, इसके अंदर पिछले माजी के अंदर इसको सियासत के लिए भी इस्तेमाल किया गया, बहुत से रेस्टोरेंट को सील भी कर दिया गया। हाल ही में मरियम नवाज ने बट कढ़ाई पे खाना खाया और उसको भी सील किया गया। पहली बात तो ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको सिर्फ एक शहर तक, एक सूबे तक और एक किसी मखसूस स्पेसिफिक शहर तक महदूद करना उस अमल की नफ़ी है जिसके लिए ये बनाया गया। क्योंकि यहाँ हमें जो है वो आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए इस आवाज़ को तक़वियत देनी है कि हुकूमत या आवाम सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बसते, जो छोटे शहर देहात हैं 70% लोग वहाँ रहते हैं, उनको भी हमने साथ लेके चलना है। तो जो साबका द्वार में तरक्की का पहिया और सिर्फ ऐसे इक़दामात बड़े शहरों तक महदूद रहे, उनको हम निचली सतह पे लेके जा रहे हैं। और ये उस तब्दीली का सफ़र है जिसमें हर शहरी जो है मुस्तफ़ीद होगा। जो आपने दूसरी अंडों की बात की, तो देखें ये हकीकत है कि सर्दियों में वो बेकरीज़ हों, वो शादी हाल हों, वो रेस्टोरेंट्स हों, जो घर के अंदर रहने वाले अफराद हों, इसकी डिमांड बढ़ती है पोल्ट्री और पोल्ट्री कमोडिटी और प्रोडक्ट्स की। इसके लिए भी पंजाब फूड अथॉरिटी को क्रेडिट इस हवाले से जाता है, इससे पहले जो गंदे अंडों के ज़रिए बेकरीज़ के अंदर कंजम्पशन होती थी, जो एक्सपायर्ड अंडे थे उनको बेकरीज़ में यूज़ कर लिया जाता था और बिस्किट की फैक्ट्रियों में यूज़ कर लिया जाता था, केक्स में यूज़ कर लिया जाता था। जब से ये कानून की अमलदारी के लिए इन्होंने शिकंजा सख्त किया है, तो अब वो डिमांड सप्लाई गैप आ गया। क्योंकि जो लोग पहले वो गंद आपको खिलाते थे, अब उन्हें मार्केट से वो एक्चुअल जो हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट है वो लेनी पड़ रही है, जिसकी वजह से पीछे आगे डिमांड बढ़ी, सप्लाई उतनी नहीं है। तो ये क्राइसिस आया जो वक्ती है। इसको हुकूमती सतह पे मिनिस्टर फूड की सरबराही में एक कमेटी एनालाइज कर रही है कि इसके पीछे भी कोई माफी है या वाकई जेन्युइन डिमांड सप्लाई गैप है। इसका अवाम की इस तकलीफ का अजाला करना हमारी जिम्मेदारी है। मैडम, कहीं है अपोजिशन ने तो नहीं सारी मुर्गियां खरीद ली और वो अंडे अपने पास रख रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत और खतारों को नहीं दे रहे और अंडे महंगे हो गए हैं। ये भी कुछ हो सकता है? आपकी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ये साजिश कर रही हो? अमीन हफीज अंडे मार्केट में महंगे हो जाए। अमीन हफीज जो है वो चाहता है कि मैं गंदे अंडों की तरफ आऊं, तो मैं चाहती हूं कि मैं जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ आऊं, जहां हम आए हुए हैं। अपोजिशन के अगर आप निकाल लें
डाटा और एक पूरा एनालिसिस, तो ये भी आपको जान के खुशी होनी चाहिए कि जहां बाकी हर शोबे में उन्होंने किसी को मौका नहीं दिया कि कोई और भी कारोबार करे, तो ये पोल्ट्री और ये सारा इसके साथ जुड़ा शोबा जो है वो भी एक ही खानदान के छतरी के नीचे परवान चढ़ता रहा। तो वो पोल्ट्री फीड हो, वो पोल्ट्री का गोश्त हो, वो पोल्ट्री के साथ जुड़े अंडे हो, इनकी इजारादारी वहाँ पे भी रही है। अच्छा मैडम, तो इससे हम मैडम ये बताइएगा, फूड अथॉरिटी ने बहुत छापे मारे, बहुत चलान किए, ऐसा क्या है कि खालिस दूध आज भी मार्केट में नहीं मिलता? ये बता दें, खालिस दूध कब और कहां से मिलेगा लोगों को कि अपने बच्चों के मुंह में अल्लाह की नेमत खालिस डाल सके? खालिस दूध तो माँ के गोद से मिलेगा, और माँ ही का दूध 100% खालिस दूध है जिसकी अल्लाह ने गारंटी दी हुई है। बाकी जो है हम उसको खालिस बनाने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे। मेरा भाई बताएगा आपको क्या। इसका जवाब नहीं, जाली नहीं है वहाँ पे, आपको भी पता है कि जो टीके जो मतलब वो जेली दूध नहीं, जेली नहीं देती, वहाँ टीके लगाए जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि भैंसों को देहात के अंदर दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मसनूई प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगा के वो दूध जो है आलूदा किया जा रहा है। बाकी चीज ये बात करते हैं। मैं जरा दूध वाले सवाल का प्लीज जरा सुन लीजिएगा। दूध वाले सवाल का मैं आपका जवाब दे दूं। हमने पिछले 2 साल मैं दूध क्या बताऊं, क्या मार्केट में 80-90 रुपए किलो मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी इस बात एक सेकंड बेटे ना, बस जमीन हो गया ना, पूछ लो जो देर है भाई, जवाब तो सुन लो ना, बात पहले मुझे भी कर लेने दे। गुजारिश ये है कि जो इस वक्त दूध का एक क्राइटेरिया जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने सेट किया है, दूध में 2 चीज़ें हैं, एक SNF है और एक उसकी फैट है, जिससे पता चलता है कि दूध की क्वालिटी कैसी है। हम जो खालिस दूध की बात करते हैं, किसी भी दूध के अंदर चाहे पानी डाल दिया जाए या कोई भी और अडल्ट्रेशन की जाए तो वो खालिस नहीं रहता। ये आपकी बात ठीक है, जो 80 रुपये या 90 रुपये में मिलता है उसके फैट लेवल और SNF लेवल जो है वो कम होता है, उसकी ग़ज़ाई जो उसकी कंपेटिबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती जितना उसमें जब खालिस निकलता है, भैंस से मिल्किंग की जाती है, तो उसकी जो क्राइटेरिया है वो उससे मैच नहीं करता। हम आपको बता रहे हैं कि हमने लगातार उसके ऊपर इंस्पेक्शन भी जारी है, लगातार उसे, और सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त फूड के ऊपर है, दूध के ऊपर है हमारा। अब इसमें हम आगे जो करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में खुले दूध का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। ये सिर्फ पाकिस्तान है जिसमें अभी तक अवेलेबिलिटी, और हमने पिछले 2 साल में वो पूरा रोड मैप तैयार किया है, हमने सर्वेस किए हैं, और इंशाल्लाह कैबिनेट की अप्रूवल के बाद हमने कैबिनेट के एजेंडा में रख दिया है। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि लाहौर में हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर खुले दूध को एक मखसूस एरिया में बैन करने लगे हैं, और वहाँ पे पास्चराइज्ड मिल्क जो है उसको उसकी अवेलेबिलिटी करेंगे। बस खत्म हो गया ना। आइए, पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर, आप कहती हैं हमने जालसाज और माफियाज को पकड़ना है। एक जालसाजी नवाज शरीफ की रिपोर्ट के साथ हुई थी जिसकी बुनियाद पर वो इंग्लैंड चले गए। आपकी जहादी टीम ने उस जालसाज माफिया को पकड़ने के लिए अब तक क्या किया? देखिए, बात ये है कि जिस नेटवर्क का हम जिक्र करते हैं, ये आप मूवी देखा करते थे ना बचपन में कि जहाँ इंटरनेशनल लुटेरे, और जिसमें हर मुल्क में जहाँ जिस तरफ मुंह करते थे उन्होंने अपना एक हब और बेस बनाई होती थी। ये वो लुटेरे हैं जिन्होंने हर शोबे के अंदर अपने मनपसंद हवारी और दरबारी भर्ती करके अपने मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठाए हुए हैं। तो क्या और ये अभी उसी लुटेरों का हिस्सा, क्योंकि यास्मीन राशिद साहबा ने भी तब गारंटी दी थी कि यास्मीन राशिद साहबा किसी लैब को ना चलाती हैं और ना उनकी कोई लैब है। वो लैब की रिपोर्ट्स जो हैं उनकी बेस पे अदालतों ने और हुकूमत ने उनकी सेहत का पैमाना फिक्स किया था कि वो लागर हो गए हैं, वो इतने बीमार हो गए हैं कि उनकी जान को शदीद ख़तरा है। तो लेबॉर्ट्री के अंदर जो सैंपल लाने वाले और फिर वो सैंपल को
एनालाइज करके रिपोर्ट देने वाले जो है उनके हवाले से उनकी मंजी ठोकने की जरूरत पड़ गई है। बाकी चीजें जो है बाकी सारी जो है वो आपको पता है क्या। पोल्ट्री की सनत में आपने एक फैमिली का नाम लिया, उस फैमिली का नाम ही आज बता दें, क्योंकि फयाजुल हसन चौहान कहा करते थे कि जब कुकरी की प्राइस बढ़ती है तो हमजा शहबाज कुकरी उन्होंने नाम डाला था। क्या ये वही फैमिली है या कोई और फैमिली है? देखिए बात यह है कि इसमें तो किसी को शक ही नहीं है कि पोल्ट्री के कारोबार के फीड से लेके ब्रायलर मुर्गियाँ, वो मैं कनीज़े अव्वल दोयम की बात नहीं कर रही हूँ, जो ब्रायलर मुर्गियाँ जिनको मार्केट में लाने से पहले वो हमजा शहबाज शरीफ साहब की टीम जो है और वो तयन करते थे कि आज मार्केट में रेट क्या होना चाहिए। तो जो रेगुलेट करते थे इस कारोबार को, और वो एक ही ख़ानदान है, और मैं नहीं समझती कि अभी वो अपने उस अमल से बाज आए हैं। जेल में भी बैठ के हो सकता है कि ये उनकी कारस्तानी ब्रूए कार लाई जा रही हो, और मैं समझती हूँ कि अभी हमें इस चीज़ पे, जब आप एक रेगुलेटरी प्रोसेस को अंडर सर्टन रूल्स एंड पैरामीटर्स सेट कर देते हैं, तो हमें फिर ये उसकी आर्म ट्विस्टिंग करने वाले, उसको कानून की आड़ में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले जो हैं, उनकी फिर दुकान बंद हो जाती है। ये दुकानें उस वक्त चलती हैं जब कानून की दुकान जो है उसमें सौदा ना हो, तो अब कानून की दुकान में सौदा है। इमरान खान ने जो मशवरा दिया था मुर्गी और अंडों का, क्या ये जो कारस्तानियां हैं इन्हीं को देखते हुए ये मशवरा दिया गया था कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, अंडों के रेट भी बढ़ सकते हैं, मुर्गी का रेट भी आसमान को छू सकता है? देखिए, जो आपकी इंटरनेशनली माइक्रो इकोनॉमिक एंड क्रेडिट पॉलिसी है, उसके अंदर दुनिया भर में लोगों ने मुर्गियां भी पाली, उससे पैसे भी कमाए, उन्होंने छोटे जानवर भी पाले, उनसे भी पैसे कमाए। तो ये एक कॉन्सेप्ट है एक कॉमन मैन को एम्पावर करने वाला। बाकी उस कॉन्सेप्ट के साथ कोई एग्री करे या डिसएग्री करे, लेकिन ये इंटरनेशनल कॉमन मैन एम्पावरमेंट प्लान है, और वज़ीर आज़म ने उसी को बुनियाद बनाते हुए देहात के अंदर इसको मुतारिफ कराया था, ताकि घरों के अंदर कोई बेवा औरत है, कोई डिसेबल्ड है, कोई यतीम बच्चे हैं, तो वो अपने घर के अंदर कोई रोजगार का कोई है कर लेता है। जैसे पहले नहीं रोका आपने, इस बार भी नहीं रोका। कल आपने ट्वीट किया था, के जलसों का पहला नतीजा आ गया, उस्मान बुज़दार को भी कोरोना हो गया, तो क्या उस्मान बुज़दार साहब भी ऑपोजिशन के जलसों में गए थे? पीटीएम लाहौर के उस्मान बुज़दार गए थे या नहीं, ये जरा कंफर्म कर दीजिएगा। देखिए, दो अहम बातें हैं बेटे। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि इसमें किसी को शक नहीं है कि ये कोरोना की जो लहर है, ये पहली लहर से ज़्यादा शिद्दत रखती है, और इसके मनफी असरात भी पहले से ज़्यादा है। अब जब लाहौर के अंदर रहने वाला या जिस शहर के अंदर भी मैस मोबिलाइजेशन होगी और आप SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, और अल्टीमेटली वो एक वबा जो है उसके पंजे उस शहर में मजबूत होंगे, तो उसकी जद में कोई भी आ सकता है। वो वज़ीर आला हूँ या हम में से आप में से कोई भी हो, दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम सब को इससे महफूज रखे। अपोजिशन की नादानियाँ और अटकेलियाँ जो हैं वो असल में इस वबा को फैलाने का बायस बन रही हैं। हमारा मुद्दा ये है कि खुदा के लिए आप कोरोना के नाम पे अंगड़ाइयाँ ना लें, कोरोना की बुनियाद पे आवाम से बदला ना लें। इनको फॉर द टाइम बीइंग ये जो इस वक्त लहर है, इससे महफूज बनाने के लिए हुकूमत के साथ काविशों में हिस्सेदार बने। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद ज़ाहिर है उनको क्वारंटाइन होना था, और उनकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही है। और साइन एंड सिम्टम्स जो हैं, जिसने कोरोना के उस फेज से गुजरा है,
और चूंकि मैं भी वो मज़ा चख चुकी हूँ तो मुझे पता है कि ये जो कोरोना के मरीज़ होते हैं उसके लिए जितना मर्ज़ी आपके अंदर एनर्जी हो, जितनी मर्ज़ी आपके अंदर कमिटमेंट हो, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको बेड पे लिटा के स्कूल लेता है। बेटे रैलीज जो है कानून ने रोकनी है, हमने कहाँ से रोकनी है? कानून हरकत में आएगा। आपने कहा पॉजिटिव आया है, महकमा सेहत कहता है कि जिसको कोरोना हो उसके इर्द गिर्द 20 लोगों का टेस्ट करना जरूरी है। क्या आप बतौर मेहमान मुआवने खसूसी और पूरी पंजाब कबीना कोरोना टेस्ट करवा रही है या आपने जरूरत महसूस की? जो उनके इर्द गिर्द लोग थे उनके लिए कल ही उनके सैंपल वगैरह दे दिए गए थे, और सूबाई वज़रा में जो उनके कांटेक्ट में है वो ज़रूर उनके सैंपल होंगे, चूँकि मैं अपनी एंटीबॉडीज़ करा के ही मुतमईन हो सकती हूँ कि मेरे अंदर जो कोरोना वायरस था उसके ख़त्म होने के बाद ही एंटीबॉडीज़ आई हैं। तो अगर मेरा भाई अमीन हफीज़ चाहता है तो मेरे लिए इतना परेशान है तो मैं फिर दोबारा करवाती हूँ, ताकि मुझे मैडम वो 80 और 90 रुपए का जो शहर में दूध मिलता है इस फूड अथॉरिटी में है, ये सवाल करते हैं पूरा शहर, एक एक बच्चा, एक एक माँ सवाल पूछती है कि बाजार में मिलने वाला 80-90 रुपए किलो जो दूध है वो हालस है, जैली है, नकली है, बच्चों को पिलाएं ना पिलाएं, आप बताएं। और इसी सवाल के साथ ऐड कर लीजिएगा कि पहले आने दें यार, शहबाज शरीफ का लगाया हुआ ये जो 80-90 रुपए वाला दूध हालस है, जैली है, क्या है? फूड अथॉरिटी कहाँ पे है? देखिए, फूड अथॉरिटी आपकी खिदमत के लिए आपकी दहलीज पे है और आपके कदमों पे है। आपने आप देखना ये है, दूध मिलता है वो असली है नकली? ये अब आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि जितने जोश से, जितने पुरज़म हो के मेरा भाई हमसे पूछ रहा है, वो 35 साल वालों से भी पूछना था, थोड़ा सा जोश उनको दिखाते आप। हम तो अभी आए हैं, अभी 2 साल 2.5 साल पहले आके हमने जो नहीं हो रहा था और जो गलत हो रहा था हमने उसकी सिमत दुरुस्त करने के लिए कानूनी और हर तरह के जो बेस्ट पॉसिबल इनिशिएटिव थे उसका आगाज़ किया है। अब दूध की जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का रैंडम सैम्पलिंग और उसके साथ जुड़े, दूध असली नहीं मिलता, ये देखो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी सेहत बता रही है कि वो कोई ये वही बिल्ली है मेरा हाल है जिनको बिल्ली से दूध बचाने के लिए रखवाले बनाए गए थे, तो ये बिल्ले और बिल्लियाँ वही है। सवाल ले लें। जी 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 जी। अपोजिशन प्रोपेगेंडा ये कर रही है कि उस्मान बुज़दार उनका पीडीएम लाहौर का जलसा देखने आए थे, क्या वो जलसा देखने गए थे या नहीं, इसकी तईद या तरदीद कर दें क्योंकि आप मामले खसूसी हैं। और दूसरा, फयाजुल हसन चौहान की कल की स्टेटमेंट है कि फरदौस आशिक अवान साहबा ये जो बॉक्सिंग, जूडो, कराटे के मुकाबलों के बातें करती हैं, ये इस तरह की स्टेटमेंट सियासत में नहीं देनी चाहिए, ज़्यादा दोनों की तईद और तरदीद करें। हाँ जी, मेरा भाई है चौहान, और वो जो भी कहे उससे सारे गुनाह उसको सारे गुनाह भी और 7 खून माफ़ है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं उसके जज्बात से आगाह हूँ और मैं उसकी परेशानी से भी वाकिफ़ हूँ, लिहाजा मुझे उसके हवाले से कुछ नहीं कहना। दूसरा जो है वो जलसे में, चूँकि हमारे इस वक्त अपोजिशन को ये नहीं पता, नादान दोस्तों को, कि टेक्नोलॉजी के दौर में सर वहाँ जाके नहीं गिने जाते, सर गिनने के लिए ड्रोन कैमरे जो हैं वो मौजूद हैं, और ये धकिया नोसी सियासत वाले जो हैं इनको बताएं कि 150 कैमरे जो हैं वो सिर्फ आपकी अदाएं देखने के लिए लगाए गए थे कि आप कर क्या रहे यार। वो सीएम अपने कंट्रोल रूम में बैठ के उनको खुद मॉनिटर कर रहे थे कि जिन्होंने मसल दिखाए थे, जिन्होंने मुक्के दिखाए थे, जिन्होंने हमें चैलेंज किया था, तो उनकी इस फेलियर के बाद की चेहरों पे उठने वाले जो असरात थे
اس کو بھی ہم نے ان کیمروں کی نظر سے محفوظ بنایا ہوا ہے. اگر کوئی اپوزیشن چاہتی ہے تو وہ تمام تر ان کے اترے ہوئے چہرے، اس کے اثرات اور مایوسی کے بادل جو ان کے چہروں سے یہاں ہیں، وہ ہم ان کیمروں سے ان کو فٹ پرنٹس ان کے بھیج سکتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ ایک لے لیں. چلیں جی جاتے جی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے اپوزیشن کا ذکر کیا، اپوزیشن تو آپ سے ناراض ہے، لیکن آپ کے جو اتحادی ہیں اور پنجاب کے اسپیکر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ اگر پنجاب حکومت نے اسمبلی کے فیصلوں پر عمل نہیں کرنا تو اسمبلیاں بند کر دیں. دوسری طرف جو حکومت ہے وہ پی ڈی ایم میں تقسیم کی باتیں کرتی ہے، اور جبکہ بلاول کا کہنا ہے کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور ہم عوامی دباؤ کے ذریعے وزیر اعظم سے اسلام آباد میں آ کے استعفیٰ چھین لیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دیوانے کی بڑکیں ہیں، دن میں دیکھنے والے جو خواب ہیں، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ ضدی بچے کی کھلونا لینے کے لیے ایڑیاں رگڑنے کی وہ کوشش ہے کہ جیسے کوئی بچہ بلکتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے، ضد کرتا ہے کہ مجھے ہر حال میں پرائم منسٹر کی کرسی چاہیے. تو انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ آئین اور قانون کے تابع کرسی ہوتی ہے، اور اس کرسی پہ آنے کا قانونی اور آئینی راستہ ہے. اسی راستے کو اختیار کر کے وزیر اعظم اس کرسی تک پہنچے ہیں، اور اس کرسی سے جدا ہونے کا بھی وہی آئینی اور قانونی راستہ ہے. یہ بلک کے وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگنے سے وزیر اعظم نہ وہ کہیں جا رہے ہیں، نہ یہ حکومت کہیں جا رہی ہے. دوسری بات آپ نے اتحادیوں کی کہی ہے، تو اتحادی دیکھیں ہر ایک جماعت کا اپنا منشور ہے، اور الیکشن علیحدہ نشان پہ لڑ کے ہم آئے ہیں. ہم الیکشن جیتنے کے بعد اتحادی بنے ہیں، اور اس حکومت میں وہ ہمارے نہایت اہم پارٹنرز ہیں جو عوام کے مسائل اور مشکلات کے لیے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. ان کی طرف سے کوئی بھی تجویز، کوئی بھی جو ہے وہ تحفظ، ہم اپنی اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے اس کو بروئے کار لائیں گے، اور جہاں کہیں کوئی گیپ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کریں گے. جو اسمبلی کے فیصلے ہیں وہ اسمبلی کے اسپیکر ہوتے ہوئے ظاہر ہے وہ جواب دہ ہیں، اور اگر کہیں وہ ایسی قانون سازی جو عوام کے مفاد سے جڑی ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا، تو ہمیں اس پہ عملداری کو یقینی بنانے کے لیے ہر سطح پہ کوشش کرنی ہے. اور ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. ان کا مقصد بھی عوام کا ریلیف ہے، اور ہمارا ٹارگٹ بھی عوام کو مشکلات سے نکالنا ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کے عوام کو مایوس نہیں کریں. بلاول کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی استعفے کی، تو میں ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں. اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے شیخ رشید صاحب کو دیا گیا ہے، تو بلاول سے شیخ رشید صاحب اس معاملے میں جو ہے ساری ڈسکشن کر لیں گے. جو ہے شکریہ.